हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं जो BHU BCom एंट्रेंस है MCom एंट्रेंस से रिलेटेड है। और हम कहें कि इस टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके स्टडी लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है, यहाँ पे एकदम नया सब्जेक्ट्स है। खास तौर से यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये एकदम से नया है, आप 11th-12th में भी नहीं पढ़े हैं तो। और ये हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। आज के सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं इकोनॉमिक्स में होता क्या है बेसिकली। अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अरिस्टोटल सेज अबाउट द इकोनॉमिक्स विद द मैटर ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देयर आफ्टर विष्णुगुप्ता चाणक्य हु गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक अर्थशास्त्र विद द व्यू ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए तो अरिस्टोटल ने क्या किया था, इकोनॉमिक्स का मीन्स अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट बताया। और उन्होंने बेसिकली, अगर हम बोले कि अर्थशास्त्र को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो मीन्स घर को चलाने की कला को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, कि घर को चलाने की कला। अब वो घर आप किस सेंस में देखते हैं, मीन्स एक अपना आप किचन देख लीजिए कि मम्मी लोग हम लोग के क्या करते हैं, किचन को मैनेजमेंट करती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मीन्स कब कौन से सामान की ज़रूरत है, कब क्या नहीं ज़रूरत है, कब खरीदना है, सारी चीज़ें वो देखती रहती हैं। तो क्या है कि एक तरीके का उनका कला है, मीन्स जहाँ पे आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट है। उसी तरीके से जब हम ब्रॉड लेवल पे बात करें कि एक देश को चलाने की कला जो होती है वो अर्थशास्त्र, मीन्स किसी भी कंट्री का जो हम कहें डेवलपमेंट हमारा डिपेंड करता है वो इकोनॉमिक्स पे। अर्थशास्त्र मीन्स वहाँ के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, उनकी कह सकते हैं कि कितनी संपत्तियाँ हैं, बाकी चीज़ों को देखते हुए कि उस कंट्री के इकोनॉमिक को डिसाइड किया जाता है। मीन्स वहाँ का कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है या बुरा है, ये टोटली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक्स। फिर एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आता है कि अगर हम बोलें कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके जनक कौन माने जाते हैं, तो एडम स्मिथ हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एसे इज रिटन बाय एडम स्मिथ इन 1776। इस चीज़ को भी अंडरलाइन कीजिएगा कि मीन्स ए 1776 में 1776 में एन इंक्वायरी इनटू कॉजेज एंड नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एक ऐसे हमका निबंध लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा, जिसमें कि इन्होंने क्या किया है, अर्थशास्त्र को समझाने की कोशिश किया। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मीन्स ऐसे कब लिखा गया या किसके द्वारा लिखा गया है, किस ईयर में लिखा गया। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं आपके। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफिनेशन। मीन्स इकोनॉमिक्स की अगर डिफिनेशन की हम बात करें तो ये अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है। जैसे पहला आप देख सकते हैं वेल्थ डिफिनेशन। वेल्थ में बेसिकली हम बात करें तो आपके जो संपत्तियां होती हैं उसको ध्यान में रखा गया, उसी को अर्थशास्त्र मान लिया गया। फिर वेलफेयर डिफिनेशन मीन्स लोगों की भलाई की बात। स्केर्सिटी मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना हो। फिर वांटलेसनेस डिफिनेशन मीन्स हमारे यहाँ क्या होता है कि इच्छाएं अनंत होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बात किया गया। फिर ग्रोथ कंसर्न डिफिनेशन, धीरे धीरे मॉडर्न की बात आती है। तो अब देखिए हर डिफिनेशन में क्या हुआ है, बेसिकली हम बात करें कि कुछ इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री उसको क्या किए हैं, सपोर्ट किए हैं। तो वेल्थ डेफिनेशन की बात हो तो एडम स्मिथ, जेबी से, JS मिल्स, F वॉकर। फिर अगर वेलफेयर की बात की जाए मार्शल, AC पिगू, कैनन। स्कैरसिटी की बात हो रॉबिन्सन। वांटलेसनेस की बात हो JK मेहता। ग्रोथ डेफिनेशन की बात हो पाउल सैमुएल्सन, हेनरी स्मिथ। इन लोग का नाम याद रखिएगा कि मीन्स इनके नाम से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कौन से इकोनॉमिस्ट किस डेफिनेशन को अपने तरफ से कह सकते हैं कि प्रमोट किए, क्या उसके सहमति किए हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक्स का नाम है जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी एक किताब का नाम है जो जॉन स्टार्टर्ड मिल के द्वारा लिखा गया है, JS मिल के द्वारा बोला जाए तो। ठीक, ये दोनों किताबों का नाम याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वेल्थ ऑफ नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं वेल्थ रिलेटेड डिफिनेशंस। इकोनॉमिक इज द सब्जेक्ट कंसर्न विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए कि अब एडम स्मिथ जो अपनी डिफिनेशन देते हैं, उन्होंने मतलब हम बेसिकली बोले कि इस चीज़ को बताया कि किसी भी देश में लोगों के पास कितनी अधिक संपत्तियां हैं
उसके बारे में जानकारी रखना वही हमारा क्या है, अर्थशास्त्र है। मीन्स अगर किसी भी देश में लोगों के पास, वहाँ के रहने वाले लोगों के पास अधिक से अधिक फिक्स्ड एसेट्स हैं तो वो देश संपन्न माना जाता है। तो एक तरीके से संकुचित डेफिनेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे आप देखिए कि मनी का जब हम चैप्टर पढ़ाते थे तो वहाँ पे भी मनी का धीरे धीरे ओरिजिन जो होता था, सभ्यता जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मनी का आधुनिक जो हमारे मनी है उसका खोज हुआ। तो वैसे वैसे इकोनॉमिक्स में भी है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसके डिफिनीशंस में सुधार आने लगे। और यहाँ पे हम कहें कि जितनी भी डिफिनीशंस हो रही हैं, बता रहे हैं हम, ये सब आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, जेबी शे के द्वारा दिया गया है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ रिलेटेड टू मैंस, मीन्स ये बोला गया कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है जो कि रिलेट किससे कर रहा है कि इंसान, हम कहें कि इंसानों के संपत्तियों से, वेल्थ से, उनकी संपन्नता से रिलेट कर रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ, या फिर वाकर के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। अब देखिए कि अब इनका क्या कहना है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी मीन्स राजनीति अर्थशास्त्र जो है ये आप किससे रिलेट कर रहे हैं कि एक तरीके से हम कहें कि नॉलेज मीन्स ज्ञान की बातें करता है, कुछ विच रिलेट्स टू वेल्थ मीन्स जो संपत्तियों से हम कहें कि एक तरीके से लोगों की संबंधितता से रिलेट कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं डेफिनेशन पे ही। ये देखिए हम फिर से कहेंगे कि आप लोग को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा क्योंकि शुरुआत के जो हैं वो डेफिनेशंस पे हमें बात करना है, तो इसको आपको याद करना है, तो ज़रा भी टेंशन मत लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं कि अब वाकर ने, या फिर वाकर ने पॉलिटिकल इकोनॉमिक नाम से एक बुक लिखी थी, वो 1883 में था। ठीक है, फिर आगे देखिए, एज पर एडम स्मिथ वेल्थ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मैन। अब देखिए जो वेल्थ डेफिनेशन है इसमें क्या किया गया है कि इंसानों से ज़्यादा जो हमको महत्व दिया गया वो वेल्थ को दिया गया है, इसीलिए देखिए इसको वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन माना जाता है। फिर अगला है वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, मीन्स जन कल्याणी बातें इसमें आती हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 बुक लिखा गया है, किसके द्वारा, ए मार्शल के द्वारा। फिर अल्फ्रेड मार्शल इनको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगली जो है प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू 1879, ये भी बुक जो है ए मार्शल के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, नेक्स्ट देखिएगा, द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इज कंसर्न्ड विथ मैन एज ही इज नॉट विथ एन ऑब्स्ट्रैक्ट और इकोनॉमिक्स अ मैन बट अ मैन ऑफ फ्लेश ब्लड, ये मार्शल के द्वारा दिया गया। अब देखिए कि इन्होंने बोला कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र है ये सिर्फ और सिर्फ हम कहें कि इंसानों के द्वारा नहीं चला जा सकता, मीन्स इंसानों से संबंधित नहीं है, बल्कि कि इंसानों के लिए जो जन कल्याणी चीज़ें की जा रही हैं उससे संबंधित है। ठीक, मीन्स इन्होंने हम कहें कि इंसानों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया इन कंपेरिजन टू वेल्थ। फिर आगे देखिएगा ये अगली डेफिनेशन, इकोनॉमिक इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, इट एग्जामिन्स that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। अब देखिए ये मार्शल ने दिया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इनकी जो किताब थी उसमें बात की गई। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है एक तरीके से हम कहें कि इंसानी स्वभाव के अध्ययन की बात करता है, जो इस चीज़ को देखता है कि जो हम कहें कि इंडिविजुअल या सोशल एक्शन मीन्स हम कहें कि सामाजिक तौर पे लोगों की भलाई कैसे हो सके, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर बुक जो है ACPG के द्वारा लिखा गया है। फिर एलिमेंट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये भी बुक है E कैनन के द्वारा लिखा गया है। फिर अब कैनन ने क्या डेफिनेशन दिया, देखिए क्या है, द एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जनरल कॉजेज ऑन विच द मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स। अब इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का मेन एम है वो उन चीज़ों का अध्ययन करना है जिससे कि हम कहें कि लोगों की भलाई हो सके, एक कैनन की बात थी। फिर मार्शल इज फर्स्ट हु इंक्लूड द मैन इन इकोनॉमिक्स। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऐसे मतलब इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इंसानों को ज़्यादा महत्व दिया, तो मार्शल ने किया था, मीन्स इन्होंने अर्थशास्त्र में इंसानों को ज़्यादा महत्व दिया इन कंपेरिजन टू कि हम करें वेलफेयर से। फिर स्कैरसिटी डेफिनेशन, मीन्स स्कैरसिटी का मतलब होता है कि संकुचितता। अब देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंड एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए स्कैरसिटी रॉबिन्सन के द्वारा बात की गई है, इनका कहना था कि
हमारे पास जो भी कहें रिसोर्सेज हैं, मीन्स हमारे पास जो भी साधन हैं वो साधन सीमित हैं, और हमारी जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, वो अनंत हैं। तो उस अनंत इच्छाओं को सीमित साधन में किस तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं, उसी चीज़ का अध्ययन है अर्थशास्त्र। कि अब आप देखिए, जनरली कह सकते हैं कि हमें जब भूख लगती है तो क्या है कि हमारा भूख लग रहा है, या हम कहें हमें एरोप्लेन पे बैठना है, फिर हम कहें कि हमें फरारी गाड़ी चाहिए, तो हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन क्या हमें उन सारे वांट्स को पूर्ण करने के लिए रिसोर्सेज हैं पूरे? नहीं हैं। कि अभी भूख में हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम सादी रोटी खाएं, या उस पर बटर लगा के खाएं, या हम कहें कि पिज़्ज़ा खाएं या बर्गर खाएं। देखिए हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे, लेकिन उन सारे ऑप्शंस को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज मीन्स मनी की बात है, वो मनी लिमिटेड रहती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश करते हैं, मीन्स जिससे कि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन मिल सके। ये एक बात होती है अर्थशास्त्र में, मीन्स स्कैरसिटी की डेफिनेशन इस चीज़ को बताती है। चलते हैं आगे, वांटलेस डेफिनेशन। अब ये देखिए क्या है कि जहाँ पे इच्छाओं की बात की गई, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए मीन्स टू एंड ऑफ वांटलेस। अब देखिए कि वांटलेस मीन्स हमारी इच्छाएं जो हैं अनंत हैं, तो उन्हीं इच्छाओं के बारे में क्या करना कि अध्ययन करना कि उन इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए। ये क्या है कि आपका अर्थशास्त्र है, कि इसको जो आप कहें कि प्रोपाउंड किया गया है जेके मेहता के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट, स्टडीज इन एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी बुक जो है ये जेके मेहता के द्वारा लिखा गया। जितने भी अर्थशास्त्री हैं सभी ने कुछ एक न एक किताब लिखा है, और किसी न किसी की किताब के बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सबके बुक्स को याद रखिएगा। फिर अगला डेफिनेशन देखिएगा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज to produce various commodities over and distribute them for consumption now and in future among various people and groups in society। अब देखिए कि यहाँ पे और ब्रॉड डेफिनेशन देने की कोशिश की है पॉल सैमुएल्सन ने। इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन की कला है जिसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे मीन्स मानव समाज है वो मनी या मनी के बिना कि जो हमारा कहे कि प्रोडक्ट की नीड्स है, मीन्स स्केयर प्रोडक्टिव का मतलब होता है जिन प्रोडक्ट का अभाव है उनको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स हमारा जो कहे कि ज़रूरतें हैं उनको किस तरीके से बनाया जा रहा है, मीन्स उसका उत्पादन किया जा रहा है, और उस उत्पादन को हम कहें कि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से वर्तमान में या भविष्य में पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, वही हमारा क्या है अर्थशास्त्र है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक क्वांटिटीज। ये बाउंडलिंग नहीं दिया, मीन्स इन्होंने बताया कि एक अर्थशास्त्र जो है एक तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन है कि ठीक। अब आगे चलते हैं कि जो हमारा करेंट टाइम में बात होता है इकोनॉमिक्स का, अब धीरे धीरे हम अपने मॉडर्न पे आ रहे हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक्स की बातें चलती हैं। अब देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र पे हम आ रहे हैं। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है ये देखिएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल बिहेवियर ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है कि जो हमारा अर्थशास्त्र का कहें कि थ्योरीज दी गई हैं और वास्तविक में जो हम कहें प्रैक्टिकल में बिजनेस हमारा चल रहा है, उनके बीच में जो गैप होता है, जो खाई है, उस खाई को भरने का काम जो है व्यवसायिक अर्थशास्त्र करता है। अब देखिए क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद थ्योरीज लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट बिजनेस डिसीजन प्रॉब्लम्स। प्रोफेसर ह्यूज ने डेफिनेशन दिया। अब देखिए कि बेसिकली हम बोले कि इकोनॉमिक्स को बहुत से नामों से जाना जाता है, आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक है एक बेसिकली किस चीज़ से कंसर्न है कि एक कई सारे टूल्स को यूज करता है, कि हम बोले कि इकोनॉमिक्स को, मैथ्स को या स्टैट्स मीन्स सांख्यिकी को यूज़ करते हुए ये इस चीज़ पे पूरा जोर देता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, ये हमारा बेसिकली है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आगे चलते हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे देखते हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ का नेचर की बात आती है तो आपको पता होगा कि उसमें आता है आपको साइंस, आर्ट या बोथ। तो अब बात करें अगर साइंस पे हम कि मीन्स क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? हाँ, विज्ञान है। रीज़न इसका क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, मीन्स जब भी अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से वास्तविकता के आधार पे अध्ययन किया जाता है। स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड थ्योरीज, इसके कुछ हम कहें कि नियम कानून हैं जो कि स्पेसिफिक हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। फिर कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एमॉन्ग थ्योरीज, मीन्स यहाँ पे हम कहें कि किसी भी
कार्य का उसका मीन्स परिणाम मिलना, उस दोनों का क्या संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रूल्स, कि जो भी इसके रूल्स है, नियम हैं, वो सार्वभौमिक हैं, मीन्स हर जगह पे स्वीकार योग्य है। ये साइंस की बात होती है। अब आगे चलते हैं। अब साइंस देखिएगा दो तरीके का होता है, मीन्स जब विज्ञान हम बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, तो एक पॉजिटिव होता है, एक नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, बेसिकली अगर हम बोले व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, मीन्स ये इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, क्या है, क्या होना चाहिए था और क्या होगा, मीन्स हम कहें कि वर्तमान भविष्य बहुत की बात करें। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस में अगर हम बात करें तो ये हमेशा एक तरीके से कहें कि फ्यूचरिस्टिक होता है, मीन्स नई चीज़ों को खोज करने के लिए हमेशा बल देता है। व्हाट शुड बी, मीन्स क्या होना चाहिए, या व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, इस पे हमेशा ये ज़्यादा बल देता है नॉर्मेटिव साइंस। ठीक, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस। अगर हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बात करें तो पॉजिटिव नहीं है, वो नॉर्मेटिव साइंस में बात करता है। ठीक, अब देखिए आर्ट्स की बात अगर हम की जाए, मीन्स क्या अर्थशास्त्र जो है आपका आर्ट है, तो हाँ, बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एनी वर्क, मीन्स आर्ट जो होती है, मीन्स कला की बात अगर की जाए तो ये किसी भी कार्य को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, किस मीन्स कैसे आप किसी भी कार्य को करा लेते हैं लोगों से, वो आपका आर्ट कहलाता है, कला कहलाती है। द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड नॉर्मेटिव साइंस, इट गिव्स द आंसर ऑफ व्हाई, व्हाट एंड हाउ, मीन्स अभी कहा जा रहा है कि जो आपका बिजनेस इकोनॉमी है ये आपका आर्ट है और नॉर्मेटिव साइंस है, कि ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि आपको कौन कौन सा आंसर मिलता है, क्यों, क्या और कैसे, कि ये भी पूछा जाता है कि मीन्स जो हमारा बेसिकली इकोनॉमिक्स से डील करता है किस चीज़ पे, तो यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। वाई मीन्स क्यों, फिर व्हाट क्या चीज़ें हैं, और कैसे मीन्स हम किसी भी चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। अब रिलेशनशिप्स अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का और सब्जेक्ट्स के जो हमारे और सब विषय है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें, ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र से रिलेटेड करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र आपका सांख्यिकी मीन्स स्टैट से रिलेट करता है, मैथ से रिलेट करता है, एंड अकाउंटिंग से रिलेट करता है। धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे जैसे आप लोग का ग्रोथ होगा, आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मेथोलॉजी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसको कई तरीक़ों से इसका हम कहें कि जब कोई भी कंक्लूजन निकालना होता है उसकी बात है, तो डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव, इकोनोमेट्रिक एंड केस स्टडी, बेसिकली 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, और जो हम बोले कि आप लोग के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट्स हैं, ये डिडक्टिव एंड इंडक्टिव है। ठीक है, अब डिडक्टिव में आप देखिएगा एक पॉइंट आपको दिख रहा है सेरिटस पेरिबस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, और इसका मतलब आपको बता दे रहे हैं अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट होता है, मीन्स कि बाकी चीज़ें अगर सब कुछ सामान्य हैं तो उसको बोला जाता है सेरिटस पेरिबस, और इसका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स में यूटिलाइज होता है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर जगह ये चीज़ आपको मिलेगा, सेरिटस पेरिबस, मीन्स जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करने जाएंगे, किसी भी चीज़ के बारे में केस स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि सारी परिस्थितियाँ सामान्य होने पर हम इस चीज़ को करेंगे, मीन्स ठीक। तो आगे हम इसको बताएंगे, आपको समझ में क्या। जनरल ट्रुथ मीन्स ये सामान्य सत्य पे बेस होता है। प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप होता है। नॉट इन रियलिटी मीन्स वास्तविकता से थोड़ा सा हटके रहता है। जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स जब यहाँ पे हम स्टडी जो करते हैं वो हम कहें कि एक सामान्य से एक हम कहें कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ये भी आपको समझ में क्या होता है। इंडक्टिव क्या होता है, पार्टिकुलर ट्रुथ पे बेस्ड होता है। ये प्राइस एंड डिमांड के रिलेशंस बताते हैं। फिर स्पेसिफिक टू जनरल, यहाँ पे हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर से लेके हम सामान्य बातों पे जाते हैं। अब आइए इन दोनों का मतलब आपको समझाते हैं। देखिए, डिडक्टिव मेथड्स में बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ को अध्ययन करने वाले थे किसी भी परिस्थितियों पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवरऑल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मीन्स सामान्य तौर पे हम कहें कि लोगों का क्या मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल मेंस आर मोर्टल मीन्स जितने भी इंसान हैं हम कहें कि सबकी मृत्यु होती है। हम आपसे कहें कि आप सामान्य भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा सकता है कि अगर बोला जाए तो जितने भी इंसान हैं सबकी मृत्यु होती है। अब हम आपसे कहें कि मोहित एक इंसान है, दैट मीन्स मोहित की मृत्यु निश्चित होने वाली है। फिर हम कहें कि गीता एक इंसान है तो गीता का भी क्या है, मृत्यु होगा। अब क्योंकि सभी लोग ये इंसान में सम्मिलित हैं, अगर हम कहें कि जो भी इंसान है वो बोल सकते हैं, तो हम फिर आगे आपसे बोलते हैं कि मोहित एक इंसान है, दैट मीन्स मोहित भी बोल सकता है।
फिर हम कहें कि रीता एक इंसान है, रीता बोल सकती हैं। शुभम एक इंसान है, शुभम भी बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक कॉमन एजम्पशंस लिया जाता है जो कि हर जगह से एक्सेप्टेबल हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम एक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग्स पे या पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज़ों पे बात कर सकते हैं। ये आपका इन डिडक्टिव मेथड में होता है। इसी तरीके से अब इसका यूटिलाइजेशन हम कहें अर्थशास्त्र में जब बात आती है, तो जब हम कभी किसी चीज़ को करने वाले होते हैं, मीन्स अर्थशास्त्र में हम बात करें कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवरऑल पूरा देख लेते हैं कि हाँ सामान्य तौर पे उस क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद हम इंडिविजुअली किसी चीज़ पे एनालिसिस कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इस मेथड का कि अगर आप हम कहें कि एक कंट्री के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो अब भारत की बात कीजिए, इतना बड़ा देश है, अगर इंडिविजुअली एक एक चीज़ों पे आप अध्ययन करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, तो पॉसिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। तो क्या किया जाता है कि एक हम कहें कि सामान्य तौर पे कुछ लोगों से बातें करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू निकाल लिया जाता है और उससे हम कहें कि एक कंक्लूजन निकाला जाता है कि हाँ भैया, अगर 5000 लोगों से कोई बात प्रश्न किया गया और उसमें से ज़्यादा लोगों की सहमति एक ही बात पे आती है, तो दैट्स मीन्स सोसाइटी में रहने वाले लोगों का उसी भी पॉइंट पे सहमति मिलने वाला है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, इंडक्टिव मेथड जो आपका है। अब देखिएगा, इन द केस ऑफ इंडक्टिव मेथड्स प्रीमिसेस आर फॉर्मुलेटेड और जनरलाइजेशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फैक्ट दैट इज एम्पिरिसिज्म। Such premises or generalizations tested against other empirical data. Deductive reasoning proceeds from the general to particular, whereas inductive procedures goes from particular facts to general. अब देखिए क्या था कि इंडक्टिव में था आपका कि पर्टिकुलर टू जनरल जनरल टू पर्टिकुलर गए, और डिडक्टिव में क्या है कि पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं हम। कि मीन्स अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि राम डाइज, मीन्स राम मरता है, कि मीन्स उसकी मृत्यु होगी। श्याम डाइज, श्याम की भी मृत्यु होगी। मोना डाइज, मोना की भी मृत्यु होगी। तो अब आप ओवरऑल कर सकते हैं, सो ऑल मेंस आर डाइज, मीन्स जितने भी इंसान हैं उनकी मृत्यु होगी। मीन्स अगर एक एक इंसान की मृत्यु हो रही है, तो कहने का मतलब सामान्य तौर पर हम ये कर सकते हैं ना कि जितने भी इंसान हैं सबकी मृत्यु होगी। तो इसी तरीके से अर्थशास्त्र में भी जब हम कोई कंक्लूजन देखने वाले थे कि इंडिविजुअली भी कभी कभी एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छा ए इफेक्ट इस प्रोडक्ट पे आ रहा है, फिर अगले प्रोडक्ट में सेम इफेक्ट आ रहा है, फिर अगले प्रोडक्ट पे सेम इफेक्ट। दैट्स मीन्स जितने भी प्रोडक्ट उस नेचर के होंगे सभी पे वही इफेक्ट पड़ने वाला है। ये आपका हम बोलें कि इंडक्टिव मेथड्स की बात हुई। ठीक है, या हम बोलें कि डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों हो गया। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अब चलते हैं आपका धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है यूटिलिटी, जिसको बोला जाता है उपयोगिता। यहाँ से हम बोले धीरे धीरे आपको अब क्या होगा कि इकोनॉमिक्स में आपके इंटरेस्ट बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जो अभी तक टॉपिक पढ़े रहते वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का रहा होगा। ठीक है, अभी यूटिलिटी क्या होती है कि ये देखिएगा कि हम कहें कि जितने भी प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट हम इसीलिए यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ उसकी हमारे जीवन में उपयोगिता होती है। और अगर हम कहें कि किसी भी प्रोडक्ट का उपयोगिता ख़त्म हो जाए, मीन्स उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाए, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, फिर यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए कमोडिटी विच इज इनसाइड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स और सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। अब बोल रहा है कि उपयोगिता किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी की एक ऐसी कला है जो उसके अंदर समाहित होती है। किस तौर से कि ह्यूमन नीड्स की मीन्स जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने का, या हमारे जो कह सकते हैं कि उस कमोडिटी की एक कला है कि जो हमारे इच्छा है या हमारे जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। जैसे हम बोलें कि अगर हमको प्यास लगती है, तो प्यास लगने पे हम क्या कर सकते हैं, पानी का यूटिलाइजेशन करते हैं। दैट्स मीन्स वो पानी की उपयोगिता है, वो प्यास को बुझा देती है। ठीक, फिर हम बात करें कि अगर हमें भूख लगी है तो हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। दैट्स मीन्स वो रोटी की उपयोगिता है, ऐसे में हमें क्या होता है कि हमारे भूख को मिटा देती है। अगर हमें कंफर्टेबल बैठना है तो हम चेयर का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उस जगह पे चेयर की यूटिलिटी है, मीन्स उपयोगिता है, वो हमें आराम देती है। ठीक, ये हर प्रोडक्ट का अपना अपना क्या होता है, उपयोगिता होती है। ठीक, अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, तो इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मीन्स का है कि एक हमारे मनोविज्ञान के तौर पे एक कह सकते हैं, मीन्स हम यूटिलिटी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं एक तरीके से। फिर इट इज़ रिलेटिव टर्म, मीन्स इसका हम कहें कि संबंध होता है कि मीन्स
हमारे इच्छाएं से, हमारी ज़रूरतों से और उस कमोडिटी की जो सेटिस्फाइंग पावर है उन दोनों से। फिर इट कंसिस्ट इन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल कमोडिटीज़। अब देखिए कि बात की जाती है क्या यूटिलिटी जो है, उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट में होती है कि खराब प्रोडक्ट में। देखिए यूटिलिटी जो होती है मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को आप नहीं कह सकते वो उपयोगी नहीं है, सभी प्रोडक्ट उपयोगी होते हैं, बस डिपेंड करता है उसको यूटिलाइज करने वाला कौन है। कि अगर हम कहें कि जिस तरीके से हमारे लिए रोटी उपयोगी है, उसी तरीके से सिगरेट जो होता है, जो सिगरेट पीने वाले इंसान होते हैं उनके लिए सिगरेट उपयोगी है। अगर उनको सिगरेट न दीजिए वो पागल हो जाएंगे, या जो शराब पीने वाले इंसान है उनको शराब मत दीजिए, देखिए वो पागल हो जाएंगे। तो उनके लिए वो शराब उपयोगी है, सिगरेट उपयोगी है, लेकिन उसी शराब और सिगरेट को अगर सामान्य तौर पर हम लोग ले तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको लेने की वजह से हम बीमार हो जाएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन प्रोडक्ट की यूटिलिटी मीन्स उसकी उपयोगिता डिफर करती है। डू नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल कंजम्पशंस। और यूटिलिटी की जो बात की जाती है ये एक्चुअली आप कितना कंजम्पशन करते हैं इस पे नहीं बात डिपेंड करता है, मीन्स इस पे आधारित नहीं है, एक किस क्वांटिटी में लिया जाता है उस पे आधारित होता है। जैसे हम आपसे बोले हैं बेसिकली कि अगर आपको प्यास लगी हुई है, आप प्यास बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक गिलास पानी लीजिए और उसमें से चम्मच से निकाल कर पीजिए। तो अब एक्चुअली आप पानी तो पी रहे हैं, लेकिन क्या वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है? नहीं। अब आप एक चम्मच अगर प्यास पानी पीते रहेंगे ना तो वो 1000 चम्मच पी जाएंगे, तभी भी आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। लेकिन अभी आप उसी को क्या कीजिए कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लीजिए, मीन्स एक गिलास पानी पीजिए। तो एक बार आप एक गिलास पिए तो आपकी प्यास कुछ हद तक कम होगी, 2 गिलास पिए मीन्स एक सर्टेन टाइम के बाद आपको पानी पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो ये बात करता है कि मीन्स जो है यूटिलिटी की मीन्स उपयोगिता की, ये आपके एक्चुअली नहीं बल्कि किस क्वांटिटी में आप चीज़ों को ले रहे हैं, जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, अगर उस स्टैंडर्ड पे आप लेते हैं तो आपको क्या होगा, तो उससे आपका जो भी ज़रूरत है, जो भी आपकी नीड्स है वो सब कुछ पूर्ण होंगी 100%। अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का, मीन्स इसके जो यूनिट्स, जैसे हम कहें कि जो हमारे कोई भी आइटम्स होते हैं उनका हम मापन का एक न एक कहते हैं, उसको आधार देते हैं। जैसे हम लोग सामान वगैरह खरीदते हैं जो वेट्स वाले होते हैं तो उनको हम किलोग्राम या ग्राम में नापते हैं, फिर लेंथ में अगर होता है तो फीट में हम नापते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यूटिलिटी के जो नापने की मतलब जो इसके मापन की आधार दी गई है वो क्या है, यूटिलिटी मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, मीन्स यूटिलिटी का जो मापन की यूनिट है वो क्या है, तो आपका यूटिल्स है, ठीक। फिर आगे देखिएगा यूटिलिटी क्या होती है कि कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स मार्शल इसके सपोर्टर हैं। अब इसमें क्या होता है, यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर एक्वायरिंग एनी कमोडिटीज। मीन्स यहाँ पे बात की गई कि जो भी आप कमोडिटी एक्वायर करते हैं उसके लिए जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उसकी उपयोगिता उस पैसे के बराबर होती है। मीन्स अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं 4 रुपये की तो उससे जो उपयोगिता आपको मिलेगी वो 4 रुपये के बराबर ही होगी। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्स ने इसको डिफाइन किया है, इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पे समझाएंगे, समझ में आ जाएगा दोनों का कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी का संबंध। फिर काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के प्रकार अगर हम बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ वन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और एक कितने प्रकार के होते हैं, इट इज टाइप ऑफ 3, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली होती क्या है, सिम बात उपयोगिता इसको बोलते हैं कि अब जब कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का पहला यूनिट आप यूज़ किए फिर दूसरे यूनिट पे को यूज़ करते हैं, तो पहले यूनिट से जब दूसरे यूनिट पे जाते हैं उस पहले यूनिट से जो आपको उपयोगिता मिली और दूसरे यूनिट से जो उपयोगिता मिलती है उन दोनों का जो बेसिकली हमका डिफरेंस है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी आपका 3 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, धनात्मक, फिर ऋणात्मक और फिर जीरो। अब धनात्मक की क्या बात है, अब याद रखिएगा जब कभी आप कोई भी प्रोडक्ट मतलब यूज़ करते हैं तो शुरुआत में उससे क्या होता है कि आपको फ़ायदा मिलता है। जब जिस टाइम तक वो फ़ायदा मिल रहा है मीन्स वो पॉजिटिव है, आपको नुकसान नहीं दे रहा है, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए कि आपको उससे कोई भी उपयोगिता नहीं मिलती, मीन्स उससे हम कहें कि आपका मोह भंग होने लगता है और फिर उसके बाद भी अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो उससे आपको नुकसान होता है। जैसे कहने का मतलब है कि आपको भूख लगा है तो आप अगर रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपकी भूख शांत होगी। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आपको रोटी खाने की इच्छा नहीं होगी, दैट्स मीन्स उस टाइम आपका उस रोटी का यूटिलिटी जो है आपके लिए जीरो हो चुका है, ठीक।
फिर उसके बाद भी अगर आप ज़बरदस्ती रोटी खाते हैं तो आपको वोमिटिंग स्टार्ट होगी, दैट मीन्स उसकी यूटिलिटी आपके लिए नेगेटिव हो गया, वो आपको नुकसान देने लगा। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले को भी हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब बात आता है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स जो हम कहें कि हर प्रोडक्ट के एक एक यूनिट, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को अलग अलग यूनिट यूज करने की वजह से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उनका हम सम टोटल कर दें, उन सबको जोड़ दें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होता है? हमारा टोटल यूटिलिटी होता है। अब अगली क्लास में हम जब आपसे मिलने वाले हैं तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बोलें कि हर इंसान के अकॉर्डिंग, मीन्स समय परिस्थिति के अनुसार उसकी उपयोगिता में अंतर आता है, और हम कहें पर्सन टू पर्सन जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी यूटिलिटी डिफर करती है। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की हम कहें कि हमारे लिए उपयोगिता कुछ और होगी, वही प्रोडक्ट का उपयोगिता दूसरे इंसान के लिए कुछ और होगी। तो ये सारी चीज़ों पे हम अगले क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो उसके बारे में भी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।